प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे ICSE बोर्ड एग्जाम्स 2023 के स्पेसिमेन पेपर में मैथ्स पेपर को। तो मैथ्स पेपर में हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे सेक्शन ए को, और सेक्शन ए को सॉल्व करते टाइम हम इन सब बातों की भी थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसे हम अपने आंसर को बुकलेट में, अपनी आंसर बुकलेट में हम कैसे उसको अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और कैसे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ई का। द SGST पेड बाय अ कस्टमर टू द शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल व्हिच इज प्राइस्ड एज ₹500 इज ₹15, द रेट ऑफ GST चार्ज्ड इज। यानी कि हमने जो दिया गया है वो दिया गया है SGST का अमाउंट और सेलिंग प्राइस, और हमसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ GST क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चीजें हमें गिवन है उन चीजों को हमें नोट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है हमको, सेलिंग प्राइस गिवन है कितना, ₹500, है ना। अच्छा, और इसके अलावा क्या गिवन है हमें, SGST गिवन हो, क्या गिवन है भाई, SGST गिवन है वो ₹15। ठीक है, तो जब कभी हमें SGST गिवन हो और हमसे CGST पूछा जाए या CGST गिवन हो, SGST पूछा जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते थे, जो अमाउंट SGST का होता था वही CGST को हो जाता था। ठीक है, और दूसरा, जब हमें SGST या CGST गिवन हो और हमसे अमाउंट ऑफ GST पूछा जाता था, तो हम क्या करते थे, हमेशा SGST या CGST जो भी हमें निकालना होता था उसको निकाल के हम उसको डबल कर देते थे और बोल देते थे कि ये अमाउंट हमारा GST का अमाउंट होगा। तो ठीक है भाई, जरा यहाँ पे हम GST का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो GST का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, डबल हो जाएगा किसका, SGST के अमाउंट का। ठीक है, तो SGST 2 इंटू SGST मैंने लिखा हुआ है, और 2 इंटू ₹15, यानी कि कितना हो गया, ₹30। ठीक है, अब हमारे पास अमाउंट ऑफ GST आ गया, तो हम परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। जरा परसेंटेज निकालेंगे भाई। तो परसेंटेज जब निकलेगा वो हमेशा, हमको पता है कि जो GST जो अप्लाई होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पर अप्लाई होता है। तो जो परसेंटेज निकलेगा या जो रेट ऑफ GST निकलेगी वो हमेशा सेलिंग प्राइस से निकलेगी। तो जरा हम सेलिंग प्राइस से भाई इसकी रेट निकालते हैं, देखते हैं जरा। तो हम परसेंटेज के लिए जब जाएंगे तो लिखेंगे 30 into 100 अपॉन 500, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो रेट ऑफ GST आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6%, है ना। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको पिछला वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, जरा उसको पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। When the roots of quadratic equation are real and equal, then the discriminant of the quadratic equation is। यानी कि हमको क्या बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स हमको गिवन है, और वो रूट्स कैसे हैं, वो रियल और इक्वल है। तो हमसे ये पूछा गया है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का नेचर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम सबको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट और रूट ऑफ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिस्क्रिमिनेंट में क्या रिलेशन होता है। तो जरा उस रिलेशन की बात करते हैं। हम सब ने पढ़ रखा है कि जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से दिखती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। और ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में क्या था, श्रीधराचार्य फार्मूला, और वहां से हमारे पास में क्या निकलती थी, x की वैल्यूज निकलती थी, राइट। उन्हीं को हम रूट्स बोलते थे। ठीक है, तो जो हमारे पास श्रीधराचार्य फार्मूला था वो क्या था भाई, -b प्लस माइनस अंडर रूट, और उसके बाद में अपॉन में 2a। तो यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट में जो रूट में जो चीज दिख रही है इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो जरा इस डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं भाई। तो जरा हम जब डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे तो इसके 3 जो होते हैं रूट्स के साथ में स्पेशल रिलेशंस होते हैं। जरा उन रिलेशंस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से रिलेशन हमारे पास में। नंबर 1 रिलेशन क्या है, जब जो ये हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हमारे पास में रूट्स कैसे आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, फिर दूसरा जो रिलेशन है हमारे पास में वो क्या है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास में जो रूट्स मिलते हैं वो रियल एंड इक्वल मिलते हैं। ठीक है, नंबर 3 तीसरा रिलेशन क्या है हमारे पास में कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो हमें जो रूट्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, वो इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं।
इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। अच्छा, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या पूछा है उसने कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं तब डिस्क्रिमिनेंट का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होगा वो कैसा होगा। तो दूसरी कंडीशन में देखिए, जरा दूसरे रिलेशन में देखिए, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हो सकते हैं। तो हम आएंगे ऑप्शंस में, देखेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इक्वल टू 0। आई होप आपको दूसरा जो क्वेश्चन मैंने कराया वो आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। इफ x minus 1 is a factor of 2x square minus ax minus 1 then the value of a is। अच्छा, अब यहाँ पे फैक्टर्स की बात की गई है, तो हम बता दें जरा यहाँ पे फैक्टर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं। जब ऐसी कोई कंडीशन होती है हमारे पास में तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमसे क्या बोला गया है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है किसका, 2x स्क्वायर माइनस ax माइनस 1 का, ठीक है। तो जब 5x माइनस 1 फैक्टर है तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू जो हम डालें, सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, 2x स्क्वायर माइनस ax माइनस 1 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से जरा x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी निकलेगी, x बराबर 1, और इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जो भी a की वैल्यू है वो हमको कैलकुलेट होके निकल आएगी, ठीक है। तो देखिए जरा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस a इंटू एक्स यानी कि a और x की वैल्यू 1, ठीक है, माइनस का 1 इक्वल टू 0। बात समझ में आई। अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व करेंगे जब 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, माइनस a इंटू 1 वो भी a ही होता है, माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1 माइनस a इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या निकल के आएगी, a इज इक्वल टू 1। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द देन ओके। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो फोर्थ क्वेश्चन में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन को दिखाया गया है, एक इक्वेशन दी गई है मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स में, और हमसे ये पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, क्या है भाई, देखते हैं जरा। जब कोई दो ऑर्डर पेयर ऑफ मैट्रिक्स को जब हम कराते हैं मल्टीप्लाई, कैसे, मान लिया कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास में m क्रॉस n ऑर्डर की है, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो n क्रॉस p ऑर्डर की है। तब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास में जो नई मैट्रिक्स निकल के आती है वो किस ऑर्डर की निकल के आती है, वो निकल के आती है हमारे पास में m क्रॉस p ऑर्डर की, ठीक है। तो यहाँ पे देखें भाई जरा, पहली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की हमारे पास में जो गिवन है, पहली मैट्रिक्स जो है वो गिवन है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स हमें पता नहीं है तो हम सीधा सीधा वहां पे n क्रॉस p क्या लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो हमें पता है कि वो 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की है, ठीक है। अब जरा दोनों ही ऊपर नीचे वाली दोनों ही इक्वेशंस को जरा हम कंपेयर कराएं, तो कंपेयर कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 2, है ना, और यहां से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो यहाँ पे जो n क्रॉस p आएगा, n क्रॉस p कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस 1, है ना, n क्रॉस p कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस 1, यानी कि जो नई मैट्रिक्स हमारे पास में निकल के आएगी वो किस ऑर्डर की होगी, वो 2 क्रॉस 1 की होगी। इसलिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो एपी से रिलेटेड है। तो जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमें एक एपी दी हुई है, और उस एपी में हमसे पूछा गया है कि इस एपी का एक्स टर्म क्या होगा, ठीक है। यानी कि जो हमें दिया हुआ है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, गिवन इन्फॉर्मेशन जो जो है उसको सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है भाई, फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है कितना, 57, है ना, और डी हमको पता है कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म कितना है हमारे पास में 54, और फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास में 57, तो डी जो हो जाएगी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 3। और हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया एट टर्म यानी कि A8, और इसका फॉर्मूला हमको सबको बनाना पता है, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस 7d। अब वैल्यूज को डालेंगे, a की वैल्यू है कितनी 57, ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है 7 इंटू माइनस 3। सो जो कैलकुलेटर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 57
-21 और यहाँ पे जो कैलकुलेटर की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमको 36। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6, और वो क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पार्ट है वो है रिफ्लेक्शन के पार्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है p, q is invariant about x equal to p under reflection the coordinates of its image a dash is, ठीक है। कोई पॉइंट ए है वो इनवेरिएंट है और उसके लिए जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन कब हो रहा है, जब x इक्वल टू p से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका, तब ये पॉइंट कैसा है, इनवेरिएंट पॉइंट है, राइट। यही तो बोला गया हमसे, इनवेरिएंट पॉइंट है, ठीक है। तो हमको पता है कि जब कोई पॉइंट इनवेरिएंट होता है किसी भी रिफ्लेक्शन में, तो उसका जो इमेज होता है वो खुद वही पॉइंट हो जाता है। यानी कि अगर मैं इसके रिफ्लेक्शन की बात करूं तो रिफ्लेक्शन इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा p, q, यानी कि a डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे p, q। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर। तो 7th वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जरा देखते हैं। इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय द एक्सियोम, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो ट्रायंगल्स, यानी कि एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल्स कैसे हैं, आपस में सिमिलर है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमको ये बताना है कि ये किस एक्सियोम के थ्रू सिमिलरिटी की कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम जरा इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें। तो अगर मैं ट्रायंगल ABC को देखूं तो ट्रायंगल ABC में जो बात की गई है वो बात की गई है साइड AB और साइड BC के बारे में और एक एंगल B के बारे में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम DEF में देखें तो DEF में जो बात की गई है वो बात की गई है साइड D, साइड EF और एंगल E की, है ना, ठीक है। तो जो भी हमको एक्सियोम निकालना है वो कैसा निकालना है, जो दो साइड्स यानी कि SS और एक एंगल यानी कि A, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिल गया क्या, ऑप्शन बी, SAS ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 120 सेंटीमीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, यानी कि हमारे पास में दो शेप्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का शेप है और एक राइट सर्कुलर कोन का शेप है, ठीक है। इन दोनों के बारे में जो बात की गई है वो क्या बात की गई कि ये इन दोनों की जो बेस रेडियस है वो भी सेम है और हाइट जो है वो भी सेम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन है वो दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर क्यूब, तब हमें जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि भाई रेडियस क्या है, रेडियस को लेट कर लेते हैं जरा। रेडियस को हम लेट करते हैं कि r रेडियस है और दोनों की हाइट जो है वो क्या है, उसको लेट कर लेते हैं, हाइट जो है वो भी h है, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहां से जब हम जाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए जरा भाई हम सारे इन्फॉर्मेशन डालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, और 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि हाइट और रेडियस तो सेम है तो यहाँ से हमारे पास में r स्क्वायर h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, r स्क्वायर h की वैल्यू मिल जाएगी 360 अपॉन पाई, ठीक है। 360 अपॉन पाई, ये हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, r स्क्वायर अपॉन h की। हमसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या बताया गया है कि सिलेंडर का जो शेप है उसकी बेस रेडियस और हाइट एज दैट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन के इक्वल है, ठीक है। तो जरा देखते हैं भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, यहाँ से हमें r स्क्वायर h की वैल्यू मिल चुकी है, तो पाई इंटू 360 अपॉन पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा,
360 सेंटीमीटर क्यूब। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन लीनियर इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज के इस क्वेश्चन में हमको एक इनइक्वालिटी दी गई है और उसके लिए हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा जब x जो है वो होल नंबर्स के सेट को बिलोंग कर रहा है। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को लिख लेते हैं, क्या होगा देखते हैं जरा। इनइक्वालिटी क्या दी गई है? -8 इज लेस देन और इक्वल टू 2x, ठीक है, इज लेस देन 8। और यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहा है वो किसको बिलोंग कर रहा है? होल नंबर्स को, ठीक है। तो जरा सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जो इनइक्वालिटी दी गई है यहाँ इसको सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यूज निकालना, ठीक है, x की वैल्यूज निकालना। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा, -8/2 इज लेस देन और इक्वल टू 2x अपॉन 2 और यहाँ से 8/2, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास में जो इनइक्वालिटी का जो सेट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 4 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 4, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू जो है वो -4 से 4 के बीच में ही रहेगी। और यहाँ पे तो जरा इसके लिए सबसे पहले हम नॉर्मल एक सेट लिख लेते हैं, उसके बाद में हम होल नंबर्स की कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको? -4 -3 -2 -1 0 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, बट 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 के साथ में इक्वल टू का साइन नहीं है, बट -4 के साथ में इक्वल टू का साइन है, इसलिए हमने 4 को इंक्लूड किया। जबकि यहाँ पे अगर 4 के साथ में इक्वल टू का साइन नहीं है तो हमने 4 को क्या किया? एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। बात समझ में? अब जरा हम कंडीशन जो हमको दे रखी है कि x की वैल्यू होल नंबर्स में बिलोंग कर रही है, तब इसमें से हम जरा होल नंबर्स का सेट ढूंढ लेते हैं। तो होल नंबर्स हमको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो सोल्यूशन सेट हो जाएगा यानी कि जो आंसर हो जाएगा हमारे पास में वो हो जाएगा 0 1 2 3, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट इज PS, द वैल्यू ऑफ PS इज, यानी कि हमारे पास में एक इवेंट दे रखी है और इवेंट क्या है? इवेंट है कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको बताना है। तो अब जब हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था तो हम सब ने ये चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी भाई? कि प्रोबेबिलिटी जो है वो अनसर्टेनिटी को फाइंड करने का, अनसर्टेनिटी को जो क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी को, प्रोबेबिलिटी जो है वो अनसर्टेनिटी को मेजर करने का एक मैथमेटिकल मेथड है, ठीक है। तो जरा देखते हैं भाई, अगर मैं किसी इवेंट की बात करूं तो इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है? या तो वो श्योर हो सकती है, मतलब 100% हो जाएगी, होगी ही होगी, या तो बिल्कुल इम्पॉसिबल यानी कि 0%, ठीक है, या तो इन दोनों के बीच में यानी कि उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी 0 से 100 के बीच में। इन 3 कंडीशंस में ही होगी, है ना। तो इस तरह इस इवेंट को देखें, सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, PS तो यही है। PS क्या है? सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। सन जो हो रहा है वो ईस्ट से राइज होता है, ये बताया गया। इसकी ये इवेंट दी गई है और इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमको जरा ये बताएं कि सन कभी वेस्ट से राइज हो सकता है क्या? नहीं ना। सन कभी ईस्ट के अलावा किसी और डायरेक्शन से राइज हो सकता है? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ये कैसी इवेंट है? ये श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट का मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है, श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 100%, यानी कि 100% ये तो क्या कहते हैं, मतलब डेफिनेट है कि होनी ही होनी है, सन जो है वो ईस्ट से ही राइज करेगा, ठीक है। तो ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट इज 1। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, दी गई है क्वेश्चन में, और उस मैट्रिक्स इक्वेशन में कहीं पर x आया हुआ है,
ठीक है। तो उस x की हमको वैल्यू बतानी है, उस x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जरा सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 2x 0 1, ठीक है, प्लस 3 2 1 4 0 है ना, इक्वल टू 8 12 और 1, ठीक है। ये कुछ दे रखा है हमें, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर की मैट्रिक्स से, तो क्या निकलेगा हमारे पास में 2x 0 1 प्लस 6 3 12 0 है ना, इक्वल टू 8 और 12 और 1, ठीक है। अब जरा भाई एडिशन करते हैं जरा लेफ्ट हैंड साइड में। तो एडिशन कैसे होगा, देखो जरा, हर एक एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। तो 2 ऐड होगा किससे, 6 से, x ऐड होगा किससे, 3 से, ऐसे ही 0 ऐड होगा 12 से, और 1 ऐड होगा 0 से, ठीक है। ठीक है भाई, राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स तो सेम वैसे ही आ जाएगी। तो जरा देखते हैं भाई, इसको सॉल्व करें जरा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8x + 3, ठीक है, 12 और 1। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स कुछ आ गई इस तरीके से। अब राइट हैंड साइड मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 8 12 और 1, ठीक है। तब इन दोनों मैट्रिक्स को जरा हम अगर नोटिस करें तो हम देखेंगे कि x + 3 वाले एलिमेंट के अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो मैच कर रहे हैं राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स से, ठीक है। तो दोनों साइड हम जब कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x + 3 = 8, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 - 3, यानी कि x = 5। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज G 6,7 if the coordinates of the vertices A, B and C are a, 5, 7, 9 and 5, 7 respectively, then find the value of A is। हमारे पास में एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उस ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस हैं कुछ ABC करके, और उस ट्राइंगल की जो सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का, उसकी जो वर्टिसेस सेंट्रॉइड जो है ट्राइंगल का, उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो 6,7 है। तब हमको फाइंड करना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जरा डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको। अगर डायग्राम के थ्रू देखें हम तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वर्टिसेस क्या होती हैं। अगर किसी ट्राइंगल की वर्टिसेस की बात की जाए तो ट्राइंगल की वर्टिसेस का मतलब है उस ट्राइंगल की तीनों मीडियंस 3 होती है 3 साइड्स के लिए, तो तीनों मीडियंस उस ट्राइंगल के अंदर जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। कुछ इस तरीके से देखें जरा, एक मीडियन कुछ इस तरीके से होगी, एक मीडियन कुछ इस तरीके से होगी, राइट, और एक मीडियन कैसे होगी, कुछ इस तरीके से होगी, है ना। तो इन सबके जरा नाम दे देते हैं। ए से जो मीडियन हमने डाली उसका नाम दे देते हैं कुछ डी, बी से जो डाली उसका नाम दे देते हैं ई, और सी से जो डाली उसका नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे तीनों जो मीडियंस हैं वो इंटरसेक्ट किया, वहाँ का जो पॉइंट होगा उसका हमें कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, 6,7, राइट। ऐसे ही ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, a, 5, ठीक है। ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हमको दिए हुए हैं, 7, 9। ऐसे ही सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए, 5, 7, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रॉइड का फार्मूला लगाएंगे और फिर हम लोग वहां से ए की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं जरा कैसे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3, ठीक है।
जो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, ये तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो जरा हम इनको डालते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या दिया गया है, 6,7 की बात की गई है। और यहाँ पे x1 x2, x1 है हमारे पास में a, x2 है यानी कि b के कोऑर्डिनेट में x 7 और x3 जो है वो है c के कोऑर्डिनेट में x यानी कि 5/3, ठीक है। फिर देखते जरा y1 y2 और y3 इसी तरीके से। तो a वाले कोऑर्डिनेट पे जब हम जाएंगे तो y1 हमें मिलेगा 5, b वाले से 9 और c से हमको 7, ठीक है, अपॉन 3। बात समझ में आई। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमारे पास में सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, 6,7 इक्वल टू कितना, 6,7 इक्वल टू a प्लस 12/3, है ना। फिर यहाँ से 21/3। तो इसको जरा हम नोटिस करें तो यहाँ से जो ये कोऑर्डिनेट सॉल्व होकर हमें मिलेगा, ये क्या मिलेगा, a प्लस 12/3 कॉमा 7। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स और जो हमने कोऑर्डिनेट निकाला है उन दोनों को जरा देखें। तो उन दोनों में जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो सेम है और x वाला डिफरेंट है। तो दोनों साइड जब हम कंपेयर कराएंगे कुछ इस तरीके से आएगा, a प्लस 12/3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a बराबर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 और माइनस का 12, तो यहाँ से आ गया a बराबर 6 यानी कि a इक्वल टू 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड है। जरा क्वेश्चन को देखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। इन द गिवन डायग्राम AC इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल एंड एंगल ADB इज 35 डिग्रीज, द डिग्री मेजर ऑफ x। तो इस तरह ट्रायंगल में जब हम इस सर्कल में जब हम नोटिस करेंगे तो एंगल D और एंगल C ये दोनों हमको इक्वल मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि एंगल्स जो है वो सेम सेगमेंट पे हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो यहां से जो एंगल सी मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा हमको, वो मिल जाएगा 35 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि डी भी 35 ही है। बात समझ में आई। चलो अब हम मूव करते हैं किस ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल हम लेट करते हैं इन ट्रायंगल ABC। सबको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल ABC, उसमें जो एंगल A है यानी कि एंगल CAB वो x है, इसी x एंगल को हमें फाइंड करना है। और एंगल ABC, एंगल ABC क्या होगा, देखो जरा क्वेश्चन में गिवन है कि AC एक डायमीटर है और एंगल B जो है वो सेमी सर्कल यानी कि सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है तो वो 90 नहीं हो जाएगा, है ना। एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। बात समझ में आई। हमने दो एंगल्स फाइंड कर लिए। तीसरा एंगल हमने जो एंगल C लिख रखा है उसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, एंगल ACB, है ना। ये एंगल हमने निकाल रखा है पहले ही 35 डिग्रीज। बात समझ में आई। सो एंगल्स हम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा देंगे सम की। तो CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्रीज। और हमें इसमें से किसकी वैल्यू पता है, तो हमें पता है एंगल ABC की वैल्यू और एंगल ACB की वैल्यू, ठीक है। CAB तो x है तो x डिग्रीज लिख लेते हैं। ABC की वैल्यू कितनी है 90 डिग्रीज। इसी तरीके से ACB की वैल्यू हमने निकाल ली है 35 डिग्रीज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू आएगा 180 माइनस 125, राइट। तो x डिग्रीज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 डिग्रीज, कितना 55 डिग्रीज। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जरा देखते हैं। इफ द nth टर्म ऑफ एन AP is n+3 then the first 3 terms of AP are, यानी कि हमको एक AP है उसका nth टर्म दिया हुआ है और उसके बाद में पूछा गया है इसके पहले 3 टर्म्स को हमें बताइए।
तो हम सबको पता है कि nth टर्म ऑफ AP कैसे डिनोट किया जाता है, A और सफिक्स में n से, तो यानी कि n+3, है ना। तो यहाँ पे जरा n की वैल्यूज को हम फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है तो 1 2 3 डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम A1 निकालने जाएंगे तो पहला टर्म क्या आ जाएगा 1+3 यानी कि 4, A बराबर 2 डालेंगे, n बराबर 2 डालेंगे तो कितना आएगा 2+3 यानी कि 5। ऐसे ही A3, n की वैल्यू जब 3 डालेंगे तो A3 मिलेगा, और A3 कितना मिलेगा 3+3 यानी कि 6। तो 4, 5 और 6 ये 3 टर्म्स हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। द मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली बाय ड्रॉइंग। हमसे बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो मीडियन ऑफ कोई ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका मीडियन हमको किन दो क्वांटिटीज के बीच का ग्राफ खींचने पर मिलता है, ठीक है। तो जब भी हमने मीडियन पढ़ा था, मीडियन में जब मैंने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था तो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते थे ग्राफ। इस साइड हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स लेट करते थे और इस वर्टिकल एक्सिस को वाई, और जो जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करती थी उस पॉइंट को हम ओरिजिन लेट करते थे। फिर वहाँ से जो ये ओ एक्स होती थी इस पर हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते थे, क्लास इंटरवल्स को, है ना, क्लास इंटरवल्स को डालते थे यहाँ पे। और जो वर्टिकल एक्सिस थी उसके लिए हम क्या करते थे, उस पे जो वैल्यूज होती थी वो किसकी वैल्यूज होती थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। किसकी वैल्यूज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे अब चारों हम जरा ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन क्या कह रहा है, अ लीनियर ग्राफ, बिल्कुल गलत है। बी, अ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम तो मीडियन में हम नहीं डाल सकते, वो मोड के लिए होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। फिर सी पे आते हैं जरा, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पॉलीगन ड्रॉ करने का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, सी। और डी आ गया हमारे पास में कौन सा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो कौन सा टर्म हमने बताया यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो आई होप आपको हमारे सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं सॉल्यूशंस तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी इस बेहतर इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू।